So we were discussing bending stresses. हमने लास्ट क्लास में देखा था जो कि बेंडिंग इक्वेशन है, एंड दैट वाज सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर। ठीक है, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए, ये यूज होता रहेगा। सो इसमें हमने देखा कि आई क्या था आपका, इसको हम बोल आई को हम बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ओनली। इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो डेरिवेशन के दौरान हमने देखा था इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है, इसी टर्म को हमने सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला। तो इस आई के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं कि ये आई अलग अलग फिगर के लिए होता क्या है और कितने डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, सो सपोज हम लेते हैं, अच्छा एक चीज और देखा था हमने, सेक्शन मॉडुलस जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है आपकी आई बाय वाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आई बाय वाई। कई बार आपको आई और वाई अलग अलग ना दे करके क्वेश्चन में सिर्फ सेक्शन मॉडुलस दिया हो तो कंफ्यूज मत होना। सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द डिस्टेंस ऑफ योर स्ट्रिप फ्रॉम एट विच यू आर टेकिंग द बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, वाई कितना लेना है हम आगे समझ जाएंगे, वाई क्या है, पहले हम आई के बारे में देखते हैं। ठीक, सो सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आपका एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है और आपको इसका आई निकालना है। तो लेट इट बी, दिस इज योर रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है एक बीम का और इसका न्यूट्रल एक्सिस जैसा आपको पता है एकदम सेंटर पे आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो आप इसके डेप्थ को, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, यहाँ पे हम डेप्थ बोलेंगे, इसके डेप्थ को आप ले लीजिए डी और ब्रेड्थ ले लीजिए आप बी। ठीक है, तो हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने वाई का क्या किया था, जो भी आपने एक स्ट्रिप लिया हुआ है सिंगल स्ट्रिप, ठीक है, जहां पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, उस डिस्टेंस को आपने वाई लिया था। ठीक है, जब भी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइंड आउट करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, क्या, क्योंकि अब अगर आपने मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया तो कोई भी उसके बाद स्ट्रेस आएगा वो उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, सपोज करो एक ब्रिज का एग्जांपल ले लो, रेलवे क्रॉसिंग वाले जो ब्रिज है जो हम देखते हैं, उस ब्रिज का आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें बेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि बेंडिंग नहीं होने के लिए कितना लोड झेल सकता है या कितना स्ट्रेस झेल सकता है। तो अगर आपने मैक्सिमम निकाल लिया जो कि एकदम आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है, इस सरफेस पे होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग। ये धीरे धीरे, जैसा हमने कहा कि एक साइड आपका कंप्रेसिव हो जाता है, एक साइड टेंसाइल हो जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, सो अगर हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाता है। तो अगर हमने मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया तो हम कह सकते हैं भाई इससे ज्यादा आपको स्ट्रेस इस चीज पे नहीं देना, किसी भी चीज का आप डिजाइन कर रहे हो, कोई भी चीज आप बना रहे हो। ठीक है, कि इससे ज्यादा आप इस पे लोड दोगे तो ये बेंड होना चालू हो जाएगा। ठीक, तो आप हमेशा कैलकुलेट करते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा इसका। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमेशा हम बॉर्डर्स तक लेते हैं। अब बॉर्डर अगर लेंगे तो हम वाई क्या लेना पड़ेगा इस केस में, देखो वाई क्या हो जाएगा फिर आपका D/2। कभी भी आपको कैलकुलेट करने क्वेश्चन में आएगा तो आपको कहा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन दिस पोर्शन, कितना सबसे ज्यादा, कितना ज्यादा से ज्यादा ये झेल सकता है। ठीक है, या कितना ज्यादा से ज्यादा इसमें बेंडिंग स्ट्रेस लग सकता है। तो
कभी हमेशा हम इसके बॉर्डर्स पे ही निकालेंगे, तो चाहे इधर हो या इधर हो, आपका y हमेशा हो जाएगा d/2 इस फिगर में, ठीक है। सो इन केस ऑफ रेक्टेंगल वी विल ऑलवेज टेक y इक्वल्स टू d/2। अब बारी आती है i की। सो जैसा हमने देखा था क्या होता है, y² dA, ठीक है। सो y इस केस में हमने लिया d/2, राइट। अब dA क्या होगा, dA इस केस में देखो, हमने इस स्ट्रिप का एरिया लिया था dA, ठीक है। अगर आप होल पे लगाना चाहते हो तो dA क्या हो जाएगा, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि b इंटू डी, राइट। तो इस केस में हम कर देंगे b इंटू डी बी, ये हो गया आपका। इसका विड्थ कितना आएगा यहाँ पे, db, db नहीं होगा, dd होगा, मतलब लेट इट बी होल स्क्वायर। 2d हो जा रहा है, समझ लो ये दूसरा वाला d हम डिनोट कर रहे हैं डेप्थ को, ठीक है। इसका डेप्थ आपका आएगा छोटा सा इसका d, मतलब डिफरेंशियल ऑफ d, ठीक है। अगर टोटल हम d मान रहे हैं तो उस छोटे से एरिया को आप डिफरेंशियल ऑफ d मान लो। सो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, b तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहना है, ठीक है, ये तो उतने का उतना ही रहेगा। सो b बाहर निकाल लो, एंड d/2 होल स्क्वायर है, यानी कि b/4 हो जाएगा यहाँ पे। और ये d² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, d³ / 3, ठीक है। सो यू गॉट इट्स इंटीग्रेशन एज विच इज इक्वल टू b d³ / 12। तो जब भी आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, आपको आई निकालना है, तो उसमें हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना। इसका आई का फॉर्मूला आएगा b d³ / 12, और डी इसमें आपका डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ का मतलब समझो जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको हम डी लेते हैं, राइट। तो सिमिलरली ये आपका रेक्टेंगल का केस हो गया। अगर ये रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होता तो बी और डी दोनों इक्वल होते। उस केस में, इन केस ऑफ स्क्वायर, आई क्या हो जाता, सपोज करो हमने लेंथ को डी ही ले लिया, तो d4/12, ठीक है। बी भी डी हो जाएगा, स्क्वायर में आपका लेंथ लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होता है, या डेप्थ और ब्रेड्थ बराबर होता है, तो d4/12 हो जाएगा। इसी तरह से हम सर्कल का देखते हैं, या चलो एक हॉलो वो ले लेते हैं, हॉलो रेक्टेंगुलर आपका बीम है इस तरह से, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। आउटर ब्रेड्थ ले लो कैपिटल डी, या डेप्थ ले लो कैपिटल डी, ब्रेड्थ ले लो कैपिटल बी, अंदर का ले लो स्मॉल बी, ठीक है। एक हॉलो आपका बीम है समझ लो, जिसमें एक आउटर रेक्टेंगल आ रहा है, एक इनर रेक्टेंगल आएगा, ठीक, और बीच से हॉलो है। तो इस केस में आपको अगर आई निकालना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो हम देख रहे हैं, ये स्मॉल बी हो गया, ये आपका स्मॉल डी हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपकी आई की वैल्यू आती है, इट इज कैपिटल B d³ / 12 माइनस स्मॉल B d³/12, ठीक है, विच विल अल्टीमेटली बी 1/12 B d³ माइनस B d³। तो अगर आपको हॉलो रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आप आई का ये लगाओगे, एंड वाई वुड अगेन बी कैपिटल D/2, ठीक है। ये आपका कैपिटल डी है, इसका आधा यहाँ से यहाँ तक हम निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो वाई आपका वुड बी कैपिटल D/2, ठीक। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपका सर्कल का केस है, आई आप हमेशा याद रखिए अलग अलग फिगर का, जैसे रेक्टेंगल हो गया B d³ / 12, बहुत आसान है याद रखना। अगर आपको सॉलिड रेक्टेंगल का याद है तो आप हॉलो रेक्टेंगल का भी इजीली याद कर सकते हो, बस आपको माइनस कर देना कैपिटल B d³ माइनस स्मॉल B d³। सिमिलरली अगर सर्कल है आपका, कुछ इस तरह का आपका क्रॉस सेक्शन है,
लाइक दिस। ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका Na। ठीक है। इस केस में आपको आई फाइंड आउट करना है। सो सपोज करो इसका डायमीटर आपका है स्मॉल डी। ठीक। तो इसका जो आपका आई होता है, आई फॉर अ सर्कल वुड बी पाई बाय 64 इंटू D4। ठीक है। याद रखिए इसको, पाई बाय 64, D4 इज योर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कल। सिमिलरली अगर एक हॉलो सर्कल होता है लाइक दिस, आउटर डाया हम ले लेते हैं कैपिटल डी, इनर डाया हम ले लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है। बीच में आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा। यहाँ पे सारे फिगर में आपका देखो सेंटर पे ही आएगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। सिमेट्रिकल फिगर है इसमें सब, दोनों तरफ ऊपर नीचे एक मिरर इमेज बनता है, यानी कि सिमेट्रिकल है। तो इन सिमेट्रिकल केसेस एकदम सेंटर पे ही आता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। हमेशा याद रखिए सेंट्रोइड से होकर के गुजरेगा और एकदम सेंटर पे आएगा। सो इस केस पे आप याद रखिए आई की वैल्यू होगी 5/64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल D4। ठीक है। एंड वाई वुड बी अगेन कैपिटल D/2। हमेशा कैपिटल D/2 आउटर डाया का बाय 2 होगा वाई। ठीक। नेक्स्ट, चलिए अभी ये दो चीजें आपके लिए सफिशिएंट है, आगे हम और देखेंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपको याद रखना है कि BD³/12 और 5/64 इंटू D4। उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। सिग्मा बाय वाई इक्वल टू एम बाय आई इक्वल टू ई बाय आर आपको लगाना है। ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम देखते हैं या इजी वाले छोड़ करके। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन। A cast iron water main 12 meters long of 500 millimeters inside dia and 25 millimeter wall thickness. Runs full of water and is supported at its end. Calculate the maximum stress in the metal. Calculate maximum stress in the metal if density of cast iron is 7200 kg per meter cube and that of water is 1000 kg per meter cube. So this is your question. I'm drawing the figure. आपको कहा गया है कि एक हॉलो पाइप है जिसका आउटर डायमीटर आपको दिया हुआ है
ठीक है, इससे वाटर फ्लो करता है, इस पाइप के थ्रू आपको वाटर फ्लो हो रहा है। ये मेटल जो है आपका कास्ट आयरन का मेटल है। कास्ट आयरन। नो व्हाट थिंग्स यू हैव बीन गिवन दैट, ये आपका सपोज करो न्यूट्रल एक्सिस एकदम सेंटर से पास होता हुआ हो गया। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है यहाँ पे कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे एट न्यूट्रल एक्सिस देयर इज जीरो बेंडिंग स्ट्रेस, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन 25 mm। ठीक है, एंड सेकेंड चीज आपको दी हुई है इसमें इनसाइड डायमीटर, ये इनसाइड डायमीटर आपको दिया हुआ है 500 mm। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आउटसाइड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। आपका इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो इनसाइड डाया ऑफ वाटर में, कास्ट आयरन वाटर में, is given to you 500 mm, right? That is small d is equals to 500 mm. Thickness is given, wall thickness, let it be t equals to 25 mm, right? So what will be the outside diameter? It would be equal to capital D, it will be d plus 2t, or 500 plus 2 into 25, which will be equal to 550। ठीक है, तो अब आपको इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर पता चल गया, कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू मिल गई। नाउ हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि टोटल वेट कितना होगा इस पूरे स्ट्रक्चर का। ठीक है, मतलब ये टोटल जो आपके पास ड्राइंग दिख रहा है, इसका टोटल वेट क्या आएगा। टोटल वेट में आपका दो चीज कंसिडर होगा, एक तो अंदर से जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज वाटर, ये वाटर का वेट और कास्ट आयरन का वेट। तो हम ये दोनों वेट को फाइंड आउट करते हैं, टोटल वेट एक्चुअल में इसका कितना है पर यूनिट लेंथ। सो वेट ऑफ वाटर मीन, वाटर मीन मतलब वो पाइप है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, पर मीटर लेंथ। तो इसके लिए आपको देखो डेंसिटी दिया हुआ है, कास्ट आयरन का डेंसिटी आपको दिया हुआ है 7200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, तो इसके लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो वॉल्यूम चाहिए होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी को तो आपको मास मिल जाएगा, इंटू 9.8 करेंगे तो हमको वेट मिल जाएगा। ठीक है, 7200 kg पर मीटर क्यूब है, इंटू वॉल्यूम ऑफ जितना कास्ट आयरन वो हो रहा है, वो वॉल्यूम आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास मिल जाएगा कितना केजी है, इंटू अगर आप इसमें 9.8 यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हो तो आपको वेट मिल जाता है। ठीक है, तो
पहले तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना आएगा। तो पाई/4 इंटू कैपिटल D4 D² माइनस स्मॉल D², ये आपका एरिया होता है, ठीक। इंटू इसका जो देखिए, हम पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना, तो एरिया इंटू लेंथ आप कर दो तो आपका वॉल्यूम होता है। क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसका लेंथ 1 मीटर ले लीजिए अभी, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ हो गया आपका वॉल्यूम, इंटू अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा केजी में, इंटू 9.81 करूं तो मुझे मिल जाएगा न्यूटन में, ठीक है। सो आपका ये एरिया आएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.04123 मीटर स्क्वायर, ठीक। इंटू 1, हमने लेंथ 1 मीटर लिया अभी, क्योंकि हम वेट ऑफ वाटर में पर मीटर लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटू 1 इंटू आपका डेंसिटी हो गया 7200 इंटू 9.81, एंड दिस विल कम अबाउट 2912.16 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमको कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर का पर यूनिट पर मीटर लेंथ आपको इसका वेट पता चल गया, यानी कि 1 मीटर अगर कास्ट आयरन है तो उसका वेट आपका आएगा 2912.16 न्यूटन। अब हम इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। सो वेट ऑफ वाटर इन 1 मीटर लॉन्ग मेन। अब जो आपका वाटर है वो सिर्फ इनसाइड डायमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड डायमीटर से तो कोई मतलब नहीं है वाटर को। जो आपका इनर डायमीटर है उसी में वाटर है, तो हमको सिर्फ इनर का एरिया लेना होगा इसमें। सो पाई/4 स्मॉल D², ठीक है। लेंथ आपका अगेन 1 मीटर, डेंसिटी वाटर की आपको 1000 kg/मीटर क्यूब दी हुई है, इंटू 9.81 न्यूटन, राइट। तो आपका ये आएगा इनसाइड डायमीटर। अगर आपने 0.5 लिया है, जो 500 mm को दिया हुआ है इनसाइड डायमीटर, 0.5 लेकर के आप करोगे तो यू विल गेट इट अराउंड 1926.19 न्यूटन। सो अब आपको वाटर का वेट पता चल गया, और आपको कास्ट आयरन का वेट पता चल गया कितना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल वेट। टोटल वेट वुड बी द समेशन ऑफ टू। सो टोटल वेट ऑफ द पाइप पर मीटर लेंथ when full of water, 2912.6.16 plus 1926.19 4838.35 न्यूटन। सो ये आपको टोटल वेट आया। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली है, आपको कहा गया है कि इट इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स। ये एट एंड पे सपोर्टेड है, ठीक है। अगर एंड्स पे सपोर्टेड है तो हमको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसा हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम में देख रहे थे, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आया था। अगर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, ये भी आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, दोनों एंड से सपोर्टेड है। और एक बीम की तरह इसको ले लो जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर से। वाटर आपका या कास्ट आयरन का वेट इसमें यूनिफॉर्मली लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों एंड से सपोर्टेड है। जब हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था तो ये कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। और आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप पिछले क्लासेस में देख लीजिएगा, जो आया था WL²/8, जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। हमने एक एक्स डिस्टेंस लिया था यहाँ से, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे W पर यूनिट लेंथ लग रहा है,
सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको एक सेंटर पे लगेगा एक्स डिस्टेंस पे, तो कितना लगेगा, यहाँ पे आपका WL/2 होगा। ठीक है, एट द एंड्स आपके WL/2 रिएक्शन आए थे। जस्ट फॉर रिवीजन मैं फिर से कर रहा हूँ इसको, WL/2 आपका वो आया था, और आपको एक्स डिस्टेंस पे जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम क्या कैलकुलेट किए थे इसको, पहले तो WL/2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस W इंटू एक्स इंटू x/2, which will come about WLx/2 minus W इंटू एक्स, और वो आपको लगेगा x डिस्टेंस पे, तो x/2, तो इट वाज कमिंग WX²/2, राइट। अब हमको पता है कि एकदम सेंटर पे, मतलब एट x इक्वल्स टू L/2, जब आपका x L/2 हो जाएगा, मतलब एकदम सेंटर पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है। इसमें शियर फोर्स डायग्राम से हमने देखा था, एकदम सेंटर पे जीरो हो रहा था, सेंटर पे मिलता है। तो इसमें x की वैल्यू हम L/2 पुट करके देखते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, W L/2 WL²/4 माइनस हियर x की वैल्यू अगेन हम WL²/8। ठीक है, L की वैल्यू हमने L/2 फिर पुट की, तो L²/8, जो आपको अल्टीमेटली मिलेगा WL²/8। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आया था इसमें WL²/8। तो जब भी आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो फॉर्मूले में आपको m की भी जरूरत है। ठीक है, सिग्मा बाय y इक्वल्स टू m बाय आई, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वुड बी WL²/8। W की वैल्यू आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की, कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है वाटर और कास्ट आयरन का इसमें, जो आपका आया था 4838.35 न्यूटन। तो लेट इट बी 4835 4838.35, ओके, इनटू लेंथ L। L आपका कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, 525, 12 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, वाटर में 12 मीटर्स लॉन्ग, तो L आपको दिया हुआ है, टेक इट 12 स्क्वायर बाय 8। तो आपको बेंडिंग मोमेंट, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा इस केस में, वो आ रहा है न्यूटन मीटर। सो 87090.3 न्यूटन मीटर। ठीक, अब आपको m की वैल्यू मिल गई। आई आपको जैसा मैंने अभी बताया 5/64 इंटू कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, और इट कैन बी रिटर्न एज 5/64 इंटू कैपिटल D4 आपका 0.5 है, 0.55 है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, आउटसाइड डायमीटर it will be 0.55 meter, and inside diameter would be 0.5. So just put it here, 0.55 to the power 4 minus 0.5 to the power 4. Okay. This will give you 1.428384, 1.42384 into 10 to power minus 3 meter to the power 4। ठीक है, so moment of inertia आपका आ गया this much। y हमको पता है कैपिटल D/2, ठीक, कैपिटल डी आपका अगेन 0.55 है बाय 2, विल गेट 0.275 मीटर्स। ठीक है, नो जस्ट यू हैव टू पुट इट ऑल दिस इन द फॉर्मूला इन m बाय आई इक्वल्स टू सिग्मा बाय y। आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने कहा गया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने कहा गया है, यानी कि आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है। सिग्मा वुड बी my/i। m आपने पे ऊपर कैलकुलेट किया विच केम, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जो आपका आया 87090.3 इंटू वाई आपका D/2 जो आया 0.275 अपॉन आई जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, वो आया आपका 1.42384 इंटू 10 to the power -3 मीटर 4। ठीक है, सो इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो ये मेगा न्यूटन में मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 16.82 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this was how any question related to this would be solved। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको पहले तो ये दिख रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का केस है। एक लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
तो अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें निकालना है तो आपको WL² / 8 यूज करना है, ठीक है। WL² 8 के लिए आपको W चाहिए, यानी कि पर यूनिट लेंथ इसका क्या मास होगा, क्या वेट होगा, वो पता होना चाहिए। तो पर यूनिट लेंथ आप पहले तो वेट कैलकुलेट कर लीजिए, वाटर का कैलकुलेट कर लो और कास्ट आयरन का कैलकुलेट कर लो। आपको W मिल गया, WL² / 8 से आपको M की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। I आपने देख ही लिया क्या होता है, Y आपको पता ही है D/2। सारी चीजें आपको मिल जाने के बाद आपको जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हर केस में क्या होता है आप देख लीजिए, जब सिंपली सपोर्टेड बीम के सारे केस या कैंटिलीवर बीम के सारे केस में कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। ऐसे क्वेश्चन आगे करते जाओगे तो आपको ऐसे भी पता चलता चला जाएगा क्या क्या चीजें याद रखने वाली थी, ठीक है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। इट इज तो थोड़ा बड़ा है और टाइम लगेगा सॉल्व करने में। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, 3 बजे से एक मीटिंग है। सो चलिए कल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ।